नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वैदिक काल, जो हमने पहले वीडियो में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के से रिलेटेड मैंने पूरा टॉपिक को क्लियर कर लिया है। दूसरा अध्याय को कवर करेंगे जो कि वैदिक काल का परिचय से रिलेटेड पढ़ेंगे आज की वीडियो में, जिसमें दोस्तों हम पहले वैदिक काल का पूरा इतिहास पहले पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं इस काल से रिलेटेड तो उसको भी आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो पढ़ने का क्या तरीका रहने वाला है, तो दोस्तों वैदिक काल का परिचय, परिभाषा और प्रकार पढ़ेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब की विशेषताओं को पढ़ेंगे। फिर वेदांग को पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक क्षेत्र, ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, विस्तार व क्षेत्र, इसके अलावा राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और धार्मिक परिवर्तन। उसके बाद वैदिक शिक्षा व्यवस्था क्या थी, वैदिक यज्ञ व अनुष्ठान कैसे किया करते थे, महत्वपूर्ण वैदिक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक काल की विशेषताएं, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी वन लाइनर्स के में हम देखने वाले हैं। और दोस्तों उसके बाद हम देखेंगे वैदिक काल का ऐतिहासिक महत्व क्या है और लास्ट में हम देखने वाले हैं कि 20 इंपॉर्टेंट वैदिक काल से रिलेटेड प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, डिटेल तक पढ़िएगा, थोड़ा डीपली तक जाइएगा, बहुत ही अच्छा है। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है दोस्तों और 100% जो है सटीक और परीक्षा उपयोगी है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। वैदिक काल का परिचय को पढ़ते हैं हम। वैदिक काल क्या होता है दोस्तों? वैदिक काल भारत के प्राचीनतम इतिहास का वह कालखंड है जब ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। चारों वेदों की रचना जब हुई थी उसको वैदिक काल कहा जाता है। यह समय दोस्तों मुख्यतः 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसे भारत का प्रारंभिक आर्य काल भी कहते हैं। ये जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं दोस्तों उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि यहीं से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इसे भारत का प्रारंभिक आर्य काल भी कहते हैं। आर्य भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में ईरान के आसपास से आए माने जाते हैं। इस काल को दोस्तों दो भागों में और भी बांटा जाता है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, उसके बाद उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसको विभाजित करके हम पढ़ते हैं। दूसरा भाग देखते हैं वैदिक काल। वैदिक काल दोस्तों वेद क्या होते हैं? वेद शब्द का अर्थ यहाँ पर ज्ञान से है। 4 वेद हैं दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनकी विशेषताएं क्या है? ऋग्वेद में दोस्तों सबसे प्राचीन यह वेद है जिसमें 1028 ऋचाएँ हैं और देवताओं की स्तुति भी इसमें देखने को मिलती है। यजुर्वेद की बात करें, इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? यज्ञ विधियों का वर्णन मिलता है यजुर्वेद में। सामवेद में दोस्तों संगीत से संबंधित ऋचाओं का गायन जो है इसमें मिलता है। अथर्ववेद में जादू टोना, चिकित्सा, रोग निवारण जैसे चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये विशेषताओं से दोस्तों प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे जादू टोना, चिकित्सा, मतलब जादू टोना संबंधित कौन सा वेद है, तो इसको आपको याद रखना होगा। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ कवर करेंगे। सभी वेद दोस्तों जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वेदों को जो है श्रुति साहित्य भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी जो है श्रवण परंपरा से आगे बढ़ाया गया है। श्रुति साहित्य मतलब ये ऐसे वेद हैं जिसको केवल सुना जा सकता है, इनको पढ़ के जो है सुना जा सकता है, जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। ऋग्वेद को मानव इतिहास का जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद यहाँ पर सबसे प्राचीनतम और पुराना ग्रंथ है। वेदांग क्या है दोस्तों? वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग बनाए गए हैं। ये जो 4 वेद हैं उसको समझने के लिए वेदांग बनाए गए हैं। शिक्षा, जिसका विषय क्या होता है? उच्चारण की शिक्षा होती है। कल्प जो है यज्ञों के नियम, व्याकरण जो है भाषा का व्याकरण होता है। निरुक्त जो है शब्दों की व्याख्या होती है। छंद, यहाँ पर छंद शास्त्र, ज्योतिष, खगोलीय ज्ञान से रिलेटेड यहाँ पर इनका सब्जेक्ट है। तो वेदांग जो है 6 वेदांग है जिससे जो है दोस्तों वेदों को पढ़ा जाता है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। भूगोल एवं क्षेत्र से रिलेटेड देखेंगे कि इनका भूगोल क्या रहा और किस क्षेत्र से संबंधित इस पे जो है ग्रंथ में लिखा गया है। आर्य भारत में सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे सतलज, सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब और सरस्वती नदियों का इसमें उल्लेख देखने को मिलता है, जिसे सप्त सिंधु कहा जाता है। 7 नदियों का समूह है इसमें, सतलज, रावी, व्यास, सिंधु, झेलम, चिनाब और सरस्वती नदियों का इसमें उल्लेख माना जाता है। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पंजाब व उत्तर पश्चिम वाला भारत जो है इन नदियों का क्षेत्र है। सामाजिक जीवन किस प्रकार इसमें वर्णन किया गया है? पितृ सत्तात्मक समाज है। परिवार को गृह कहते थे।
परिवार प्रमुख को गृहपति कहा जाता था दोस्तों, मतलब परिवार के मुखिया को गृहपति कहा जाता था। समाज में जो है 4 वर्ण का प्रारंभिक स्वरूप दिया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये सामाजिक जीवन में दोस्तों 4 वर्णों का इसमें उल्लेख देखने को मिलता है। आर्थिक जीवन किस प्रकार इसमें देखने को मिलता है, तो मुख्य व्यवसाय इसमें आर्थिक तरीके से गृहस्थी, पशुपालन, कृषि करना इनका आर्थिक जीवन था। धान्य जिसको अन्न बोला जाता है, इसको समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। गोधन, पशुधन को जो है संपन्नता का सूचक माना जाता था। वस्तु विनिमय पद्धति थी, वस्तु जो है विनिमय पद्धति, लेन देन जो है विनिमय पद्धति से था, जो कि किसी मुद्रा से लेन देन नहीं था, केवल वस्तु का आदान प्रदान होता था। पशुधन संपन्नता का सूचक माना जाता था। राजनीतिक जीवन किस प्रकार इसमें देखने को मिलता है, तो दोस्तों राजा का चुनाव जो है सभी सभा और समिति द्वारा होता था। राजा को जो है जनपति कहा जाता था, इसको आपको ध्यान रखना होगा। राजा को जो है जनपति कहा जाता था। राजा ईश्वर तुल्य नहीं था, उसका दायित्व जनता की सेवा करना था। ये जो है ईश्वर के बराबर नहीं मानते थे राजा को, उसका केवल दायित्व ये था कि वो जनता की सेवा करेगा। सलाह देने वाली प्रमुख 2 संस्थाएं भी इसमें देखने को मिलती है, एक था सभा और एक था समिति। सभा क्या होती थी, वरिष्ठ जनों की समिति होती थी। जो गांव में वरिष्ठ जन होते थे वो इकट्ठा होकर सभा का आयोजन करते थे। समिति जो होती थी जन सामान्य की संस्था होती थी, जिसमें कई लोगों की जो है समूह होता था, जिसको समिति बोला जाता था, जिसमें आम नागरिक भी उसमें शामिल होते थे, उसको समिति बोला जाता था। धार्मिक जीवन किस प्रकार देखने को मिलता है इसमें, तो प्रमुख देवता इसमें इंद्र को माना जाता था, जो कि वर्षा के देवता और युद्ध के देवता के रूप में ये जाने जाते हैं। सबसे अधिक ऋचाएँ इसी में देखने को मिलती है। अग्निदेव को भी पूजा करते थे। वरुण यानी न्याय के देवता को मानते थे। सूर्य, सोम, मरुत, पूषण ये सभी आदि जो है प्रमुख देवता थे। यज्ञ हवन का भी इसमें जो है महत्व देखने को मिलता है। तो इस प्रकार इनका धार्मिक जीवन इसमें देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल दोस्तों 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का काल जो है उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इनका क्षेत्रीय विस्तार देखेंगे कि आर्य अब जो है पूर्व दिशा में गंगा यमुना के मैदानों तक पहुंच गए हैं। पहले दोस्तों कुरु, पंचाल, कौशल, काशी जैसे नए महाजनपद उभरे हुए थे, जो कि आजकल सीमित हो चुके हैं। सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार था दोस्तों उत्तर वैदिक काल का, तो वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी, मतलब इनके बीच में जो वर्ण व्यवस्था थी वो और भी मजबूत हो गई थी। ब्राह्मणों का वर्चस्व जो है सबसे ऊंचा होने लगा था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का विकास इस काल में जो है बढ़ने लगा था। सती प्रथा का प्रारंभिक उल्लेख दोस्तों उत्तर वैदिक काल से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार इनका सामाजिक परिवर्तन था, मतलब ब्राह्मणों का जो है वर्चस्व इसी काल से जो है बहुत ऊंचा होने लगा था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भी इसी में से विकास हुई थी। सती प्रथा का उल्लेख भी इसी में देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल का आर्थिक परिवर्तन के बारे में देखेंगे तो लोहे का रसायन जिसको बोला जाता है के प्रयोग से जो है कृषि का विकास किया करते थे। व्यापार में वृद्धि जो है समुद्र पार व्यापार प्रारंभ करना इन्होंने शुरू किया था इसी काल से। मुद्रा का प्रचलन जो है प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से शुरू होना चालू हो गया था। उसके पहले दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे आर्थिक जीवन के लिए। यहाँ पर जो है मुद्रा का प्रचलन धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा था। यदि पूछा जाए कि मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल आपको इसको याद रखना है। राजनीतिक जीवन किस प्रकार था दोस्तों इनका, राजनीतिक शक्ति जो है बहुत मजबूत हो गई थी। वंशानुगत शासन प्रारंभ हुआ था। वंशानुगत का मतलब ये है कि अगर बाप हुआ है तो उसका बेटा भी राजनीतिक सत्ता संभालेगा, फिर उसका बेटा, ये वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। युद्ध जो है स्थायी हो गए थे। पहले युद्ध हुआ करते थे, अब जो है युद्ध जो है कंप्लीट जो है परमानेंट हो गए थे। धार्मिक जीवन कैसे था, जटिल यज्ञ विधियाँ थी, बहुत कठिन जो है यज्ञ इसमें देखने को मिलता है। ब्राह्मणों की महत्ता जो है इसमें देखने को मिलती है। नए उपनिषदों की रचना भी इसी काल में हुई थी। आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष की अवधारणा भी इसी काल में देखने को जो है मिली थी। तपस्या, ज्ञान और ध्यान इन पर दोस्तों बल दिया गया है। आस्तिक और नास्तिक दोनों का विकास इसमें देखने को मिलता है। तो धार्मिक जीवन कुछ इस प्रकार था दोस्तों, जो कि हमें पढ़ना चाहिए और परीक्षा के लिए उपयोगी है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही A to Z मैं पूरा टॉपिक बाय टॉपिक जो है पूरा जीके जो है कवर कराता रहूँगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को ऑन करके रखना है, ताकि वीडियो की अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। वीडियो जैसा भी लग रहा हो आपको तो दोस्तों आप ज़रूर अपनी राय साझा करिएगा और अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा। 5वां भाग देखते हैं दोस्तों। वैदिक साहित्य के अन्य अंग भी और भी हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञों की इसमें दोस्तों विस्तृत जो है व्याख्या देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए ऐतरेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद से संबंधित थे। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद से संबंधित थे। तो यहाँ पर ब्राह्मणों का जो है बहुत ही वर्चस्व देखने को मिला था। आरण्य कौन है दोस्तों,
जंगलों में रहने वाले ऋषियों द्वारा रचित जो है आरण्यक कहलाता है। यज्ञ और ध्यान का समन्वय इसमें देखने को मिलता है। तो ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आरण्यक से क्या मतलब है। तो दोस्तों जंगलों में रहने वाले ऋषियों द्वारा ये एक रचित एक ग्रंथ होती थी। यज्ञ और ध्यान का इसमें जो है समन्वय देखने को मिलता था। उपनिषद क्या कहलाता है दोस्तों? दार्शनिक ग्रंथ होते थे जो कि आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष का विश्लेषण देखने को मिलता था। कुल 108 उपनिषद जो है माने जाते हैं। मुख्य उपनिषदों में देखेंगे कि कौन कौन से मुख्य उपनिषद हैं, तो ईश, कठ, मुंडक, छांदोग्य आदि ये जो है प्रमुख उपनिषदों में देखने को मिलते हैं। वैदिक संस्कृति की विशेषताओं में देखेंगे कि वैदिक सिविलाइजेशन की फीचर्स, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। वैदिक संस्कृति की विशेषताओं को देखेंगे कि समाज में जो था दोस्तों पुरुष प्रधानता थे, मतलब पुरुष प्रधानता समाज था। स्त्रियों की यहाँ पर दोस्तों काफ़ी स्थिति जो है बहुत दयनीय हुआ करती थी। वर्ण व्यवस्था का जन्म जो है वैदिक संस्कृति से ही देखने को मिला था। वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये देखने को वैदिक काल से ही देखने को मिला है। यज्ञ, हवन एवं देवताओं की आराधना भी वैदिक काल से ही देखने को मिली है। शिक्षा के लिए जो है गुरुकुल प्रणाली का देखने को मिला था यहाँ पर। पशुपालन एवं कृषि आधारित व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली थी। परिवार को जो है सामाजिक इकाई माना गया था और संस्कृत भाषा का उत्कर्ष इसमें जो है देखने को मिला है। ऋग्वेद में भारत का प्राचीनतम इतिहास जो है ज्ञात होता है। वैदिक काल का क्या महत्व है दोस्तों? तो भारत के प्राचीन इतिहास की नींव जो है वैदिक काल को मानी जाती है, क्योंकि यदि हम इतिहास को जानना चाहेंगे तो वैदिक काल जो है नींव मानी जाती है और यहीं से दोस्तों इतिहास को देखा जा सकता है। धार्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, साहित्यिक एवं सामाजिक विकास का प्रमुख आधार है ये वैदिक काल। वैदिक काल के अध्ययन से हमें दोस्तों भारत की प्राचीन संस्कृति का ज्ञान होता है। भारत में आर्यों का आगमन का पता चलता है। वर्ण व्यवस्था का विकास देखने को मिलता है। प्रारंभिक राज्य व्यवस्था किस प्रकार थी इसको देखने को मिलता है। दार्शनिक चिंतन का प्रारंभ देखने को मिलता है। शिक्षा प्रणाली आदि का जो है विस्तृत ज्ञान यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं दोस्तों, जो कि वन लाइनर है और एग्जाम के लिए डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड सब्जेक्ट है तो मैंने एक्स्ट्रा जो है फालतू की चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करी है। तो एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। सर्वाधिक ऋचाएँ इंद्रदेव को समर्पित है। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन भाग जो है मंडल 2 से 7 तक माना जाता है। समृद्धि के प्रतीक के रूप में दोस्तों गो, अन्न, जल, अग्नि को इसमें इनको जो है समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। उत्तर वैदिक युग में जो है लोहे को श्याम आयस कहा गया है। सबसे बड़ा यज्ञ जो है राजसूय यज्ञ कहा जाता है। वैदिक काल में नदियों को जो है मातृ स्वरूपा माना जाता है। तो याद रखना, वैदिक काल में नदियों को जो है मातृ का स्वरूप माना गया है, माताओं का स्वरूप माना गया है वैदिक काल में। सबसे बड़ा यज्ञ जो है राजसूय यज्ञ जो है इसको माना जाता है, जिसको आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ से दोस्तों हमारा थ्योरेटिकल का पार्ट कंप्लीट हुआ और अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एमसीक्यूज रिलेटेड प्रश्नों को। एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। तो दोस्तों ज़रूर देखिएगा। 20 एमसीक्यूज इसमें शामिल हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था दोस्तों? तो अभी हमने देखा वरुण को माना, इंद्र को माना गया दोस्तों, जो कि ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता था इंद्र, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो दोस्तों आपने पढ़ा है कि 10 मंडल है ऋग्वेद में। वैदिक काल में गृहपति किसे कहा जाता था? तो परिवार के मुखिया को दोस्तों गृहपति कहा जाता था, जो कि यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेदों को किस श्रेणी का साहित्य कहा जाता है? तो किस श्रेणी का साहित्य कहा जाता है दोस्तों? वेदों का जो है सुनकर जो है वेदों को पढ़ा जाता है, तो मतलब सुनकर आनंद लिया जाता है वेदों का। तो इस प्रकार दोस्तों श्रुति साहित्य के अंतर्गत आते हैं वेद। वेदों को समझने के लिए बने सहायक ग्रंथ क्या कहलाते हैं? तो हमने स्टार्टिंग में देखा दोस्तों वेदों को समझने के लिए ही वेदांग बनाए गए हैं, जो संख्या में 6 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्यतः संगीत से संबंधित है? तो संगीत से संबंधित कौन सा वेद है दोस्तों? तो सामवेद जो है संगीत से संबंधित वेद है। ऋग्वेद में नदियों की माता किसे कहा गया है? तो ऋग्वेद में नदियों की माता जो है सरस्वती नदी को कहा गया है, जो कि यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है? तो राजसूय यज्ञ जो है राज्याभिषेक जब किया करते थे तभी जो है राजसूय यज्ञ करवाया करते थे। तो राजसूय यज्ञ का जो है सीधा सीधा राज्याभिषेक से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग कृषि उपकरणों के लिए किया करते थे? तो किसका किया करते थे तो दोस्तों कृषि उपकरणों के लिए? तो यहाँ पर लोहा, श्याम आयस जिसको बोलते हैं, इसका उपयोग किया करते थे उत्तर वैदिक काल में जो है कृषि का उपकरण के रूप में। सभा और समिति का संबंध किससे है? तो सभा और समिति का संबंध दोस्तों राजनीतिक सलाह
संस्था से है, जिसके द्वारा दोस्तों सभा और समिति का जो आयोजन होता था। और ये भी बताना है कि दोस्तों सभा जो है किन प्रकार के लोगों की होती थी और समिति जो है किस प्रकार के लोगों की होती थी, आप कमेंट करके बताइएगा। वैदिक काल में राजा को किस नाम से जाना जाता था? तो राजा को दोस्तों जनपति के रूप में जाना जाता था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उपनिषद मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो उपनिषद दोस्तों ये संबंधित है दार्शनिक चिंतन से, मतलब दार्शनिक शास्त्र है ये उपनिषद, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या थी? तो ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार का दोस्तों प्रमुख आर्थिक क्रिया थी? तो पशुपालन करना यहाँ पर आर्थिक क्रिया होती थी। और दोस्तों गोधन को जो है उन्नति का प्रतीक माना जाता था। किस वेद में जादू, टोना, तंत्र मंत्र, औषधि विज्ञान का वर्णन देखने को मिलता है? तो दोस्तों जादू, टोना, तंत्र मंत्र जो है ये अथर्ववेद में देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो यह दोस्तों गुरुकुल प्रणाली के द्वारा जो है वैदिक काल में शिक्षा प्रदान किया करते थे। ऋग्वेद में जो है युद्ध को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में युद्ध को जो है दबिष्टि कहा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। वैदिक काल में गो शब्द का सामान्य अर्थ क्या था? तो गो का जो है सामान्य सा अर्थ है पशुधन, मतलब पशुओं का पालन करना, पशुधन जो है गो का अर्थ कहलाता था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो कौन सी थी दोस्तों? संस्कृति जो है शिक्षा का विशेष माध्यम थी वैदिक काल में। वैदिक युग में लोहे को क्या कहा जाता था? तो अभी हमने देखा दोस्तों श्याम आयास कहा जाता है लोहे को, जिसका उपयोग दोस्तों कृषि कार्यों में उपकरण के लिए किया करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा देवता ऋग्वेद में जल से संबंधित है? तो जल से संबंधित दोस्तों वरुण देवता है, जो कि रिलेटेड है, और इंद्र जो है ऋग्वेद में देवता माने जाते थे। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने दोस्तों वैदिक काल के पूरे जो है डिटेल से एनालिसिस किया है और MCQs भी लगाए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला टॉपिक पाने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।